हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अभी रेलवे के रिसेंटली आरपीएफ एग्जाम में, टेक्नीशियन एग्जाम में, जेई एग्जाम में और रेलवे एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सवालों के आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और रेलवे इन्हीं सब सवालों को घुमा फिरा के पूछ रहा है हर सेट में। तो इस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। और इस 40 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना स्कोर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कल एसआई यूनिट की वीडियो अपलोड कर दी है, मैथ की वीडियो अपलोड कर दी है, साइंस की वीडियो अपलोड कर रखी है, जीके की वीडियो अपलोड कर रही है, रेलवे प्रीवियस ईयर की। तो उस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है? तो सब जानते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टेंट होती है हमारी सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो ऑप्शन को पोटेशियम दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या होगा? तो फ्रेंड, जो भी चालक अगर ओम के नियम का पालन करेगा तो उसके पीछे जो ग्राफ बनेगा वी और आई का, वो हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा हमारी बनेगी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर भी उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे, इसे कहते हैं। तो आप सब जानते हैं, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, V बराबर आई आर। ये हमारा कौन सा लॉ होता है? ये हमारा ओम्स लॉ होता है। तो ये ओम्स लॉ की बात कर रहा है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अगला सवाल है, और फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है आपके लिए स्लाइड बनाने में, क्वेश्चन छांट के लाने में, तो वीडियो लाइक से जरूर कर दिया कीजिए। लाइक शेयर कंजूसी मत किया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन ना जाने मैंने कितनी बार अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा है और रिसेंटली ये रेलवे एग्जाम में आया है, जेई के पेपर में। तो जो NaOH का उत्पादन होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन के द्वारा, यानी लवण जल का विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही आपको करा दिया था। ठीक है ना। अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन अपक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो सब जानते हैं ओजोन परत हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में है और एक लेयर है, क्या है, पृथ्वी का एक आवरण है जो सूर्य का अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया था, लेकिन अब तो CFC का यूज बंद हो गया है, अब अमोनिया का यूज किया जाता है, जो भी रेफ्रिजरेटर AC आते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के मामले में लागू होता है? तो फ्रेंड, जो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो लागू होता है आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, विद्युत जनित्र में। और अगर आपसे पूछेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो आपका आंसर हो जाता है चौथा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है आपके घर में, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करती है, और जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है। और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ के नियम से। तो ये उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा अगर आपका आगामी एग्जाम है। ठीक है ना। अगला सवाल है, जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो सब जानते हैं जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फ्रेंड, मान लेता है एक तत्व मेरे पास A है, दूसरा तत्व मेरा B है, इन्होंने अभिक्रिया करी और इन्होंने प्रोडक्ट बनाया AB। तो क्या हो गया? A और B का संयोजन हो गया। डेट मीन्स क्या हो रहा है? हमारा संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड, जो भी हमारे कंडक्टर होते हैं वो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, यानी अगर उनके चालकता बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ये बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी बात होगी अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर की, तो प्रतिरोध घटता है, तापमान बढ़ने प्रतिरोध घटता है, चालकता उनकी बढ़ती है सेमीकंडक्टर की। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा? तो सब जानते हैं, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिए, चमड़ा है, गत्ते का बॉक्स है, पत्तियां, कागज है। तो चमड़ा है जो सबसे ज़्यादा समय लेगा। ये रिसेंटली RRB जेई के एग्जाम में आया था, 18 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि किसी पदार्थ का pH मान 11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो pH से भर भर के सवाल पूछे गए हैं जेई टेक्नीशियन में, LP में। तो pH की तैयारी अच्छे से आप करके जाइएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको pH के बारे में बता दूं। देखो, pH अगर लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक होता है, pH अगर इक्वल टू 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और pH इज ग्रेटर देन 7 होता है तो हमारा वो
बेसिक होता है, नहीं क्षारीय होता है। ये आपको पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए पीएच का मान 11 है, यानी पीएच का जो मान 11 दिया है वो 7 से ज़्यादा है, तो मैं ऑप्शन देखते ही समझ गया ये क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखते इसका आंसर लगा देता पेपर में, मैं ऑप्शन आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये उदासीन तो होगा नहीं, अम्लीय होगा नहीं, अम्लीय होगा नहीं, क्षारीय होगा। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर सकता है बिल्कुल, और जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर परिचालित होता है। तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव जो परिचालित होता है, इस ऑप्शन में जो आंसर है वो है आपका विद्युत आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना। और इसका एक ऑप्शन और होता है, एक और देते हैं ऑप्शन में, माइक्रोवेव ओवन, जो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाता है। तो छड़ चुंबक के ओर लोहे का बुरादा इसलिए व्यवस्थित हो जाता है क्योंकि क्या, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि चारों तरफ क्या बनेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा। अगला सवाल है, अम्लों के अम्लीय गुणधर्मों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है। तो एसिड के लिए हमारा क्या होता है, H+ होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और बेसिक के लिए क्या होता है हमारा, OH- होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगला सवाल है, CuO+H2, Cu+H2 अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ है। देखिए अपचयन रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। ये रेडॉक्स का उल्टा होता है, किसका, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। तो देखिए CuO से देखो अगली जो हमारा देखो यहाँ अभिकारक CuO है और यहाँ Cu है, यानी यहाँ से O अलग हो गया ना, O अलग हो गया, डेट मीन्स यही हमारा है, इसी का अपचयन हमारा हुआ है CuO का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, 1 बिलियन का pH मान 12 है, इस बिलियन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर होगी। अब देखिए अगर बिलियन का मान, अभी मैंने बताया pH का मान अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, डेट मीन्स क्या होगा, क्षारीय होगा, तो उसमें क्या होगा, OH- आयन ज़्यादा होंगे हमारे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगर 7 से कम होता तो H+ आयन ज़्यादा होते हैं हमारे, तो क्योंकि एसिडिक होता, क्षारीय होगा तो OH- आयन ज़्यादा होंगे हमारे, ठीक है ना। अगला सवाल है, देखिए सवाल बहुत अच्छे पूरा रेलवे इस बार है, बहुत बेसिक सवाल आपसे साइंस के पूछ रहा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी साइंस की है ना तो आप आराम से सवालों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है। किसको किया जाता है, देखिए दूध के पैकेट को नहीं भैया, पॉलीथीन है। सब्जी छिलके को, हाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एल्यूमिनियम फॉइल ये भी नहीं हो सकती है, प्लास्टिक बोतल ये भी नहीं हो सकती है। देख कुछ सवाल तो ऐसे एग्जाम में दे रहा है ना, सिर्फ आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप आंसर आराम से टिक करके आ सकते हैं, हर सवाल रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, पहले बात आपको पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे, ये जिप्सम से बनता है, CaSO4 × 2H2O। और कैल्शियम इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फॉर्मूला ही पूछ लेता है कितनी बार, CaSO4 × ½ H2O, हाफ यानी हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिका है, फीमेल जनन कोशिका है, वो क्या होगी। पहले ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, अंडो कोशिका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अतिरिक्त धारा के प्रभाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो ना जाने कितना मैंने यूट्यूब पढ़ाया है मैंने आपको साइंस की वीडियो में। इसका आंसर है फ्यूज, जो आप घर में फ्यूज का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि अगर एकदम से धारा के सर्किट बढ़ेगी तो ये धारा को तोड़ देता है शॉर्ट सर्किट के केस में, ठीक है ना, जिससे आपके घरेलू उपकरण बच जाएँ। अगला सवाल है, प्रकाश के परिक्षेपण डिस्पर्श से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के परिक्षेपण जो बैंड बनते हैं उनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट आंसर होगा हमारा स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो आई थिंक इस सवाल का आंसर तो बच्चा जानता होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज करी गई थी वो माइकल फैराडे के द्वारा करी गई थी, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारी रोग यानी STD माना जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। तो जो यौन संचार रोग है, ऑप्शन अकॉर्डिंग ट्यूबरकुलोसिस तो होगा नहीं, टाइफाइड भी नहीं है, निमोनिया भी नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको आप चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन काट के भी आप आंसर लगा सकते हैं, इसका आंसर आपको नहीं पता, आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस काली खांसी से यौन संचार रोग का मतलब नहीं है, टाइफाइड का भी कोई इससे मतलब नहीं है, निमोनिया का भी कोई मतलब नहीं है, एक गिनोरिया बच रहा है, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटी एसिड से किया जाता है, इनमें से निम्नलिखित कौन सा तत्व होता है। तो सब जानते हैं कभी कभी आपको जब तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं घर में या नॉनवेज वगैरह जैसे ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो आपके पेट जलन हो जाती है, HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एसिडिक हो जाता है। तो उसको क्या न्यूट्रल करने के लिए हम बेस लेते हैं,
वो बेस होता है जिन्हें आप वो खाते हैं डाइजिन एक आती है, डाइजिन का सिरप और डाइजिन टैबलेट आती है, जब पेट जलन होती है पुदीन हरा की टैबलेट आप खाते हैं, वो क्या होता है एक टाइप का हमारा वो बेसिक नेचर का होता है, वो क्षारीय करने के लिए होता है, उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ा है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर परिणामी विलयन हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा हम बोलते हैं, जब जल में जाता है इसका विलयन कैसा होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है, सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर होगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ के नियम में बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसका अच्छी तैयारी आप करके जाइएगा एग्जाम में, अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है टेक्नीशियन का, और अगर एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म आपने भर रखा है। तो देखो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है उसमें जो अंगूठा होता है वो गति की दिशा बताता है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चाहे पौधे में हो चाहे इंसान में हो, जब भी नर और मादा युग्मक मिलते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। राइट आंसर होगा हमारा निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। पॉलिनेशन लगा के मत आ जाना, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनर्जनन रीजनरेशन का उदाहरण है। यानी आप लोगों को रीजनरेट कर लेता है, अगर कोई मृत कोशिका है उसको हटा के नई कोशिका उत्पन्न कर लेता है। तो ये हमको ऑप्शन दिख रहा है, कटिंग से नए पौधा का विकास। हमने पौधे कटिंग लगाई, उससे एक नया पौधा हमारा बन गया, तो उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया, ठीक है ना। अगला सवाल है, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है। तो जब मैंने आपको केमिस्ट्री की एक वीडियो पढ़ाई थी जैसे 10 दिन पहले, तो मैंने कहा था इस सवाल को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ग्रुप डी का ये रिपीटेड सवाल है, ये लास्ट टाइम ग्रुप डी में भी सवाल आया था, इस बार जेई में भी सवाल को रिपीट सेम टू सेम सवाल को पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था इससे क्या बनता है, इससे एक्स्टर बनता है। और देखिए क्वेश्चन जेई में आया, ये सवाल जेई से उठाया है मैंने, ठीक है ना। अगला सवाल है, अब फॉर्टन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकने बैंड होता है। तो ये तो सब जानते हैं, प्रकाश की जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो थोड़ी तिरछी हो जाती है, मुड़ जाती है। ये नियम किसने दिया था, इसी को हम स्नेल का नियम बोलते हैं। राइट आंसर होगा हमारा स्नेल लॉ, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अगला सवाल है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें हम CO2 का उपयोग हम करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। तो फ्रेंड कोयले खानों जो विस्फोटक गैस होती है वो होती है आपकी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। और एक सवाल और पूछा जाता है एग्जाम में कि धान के खेतों से कौन सी गैस रिलीज होती है, तभी आप आंसर मीथेन ही लगाएंगे, ठीक है ना, जो धान के खेत होते हैं। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। तो फ्रेंड देख ही होंगे साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, ईजी सवाल आ रहे हैं, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई आप गुमराह करे कि बहुत हार्ड पेपर है, तो हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर आपकी बेसिक तैयारी है तो आप सवाल आराम से कर सकते हैं, आराम से सिलेक्शन आप ले सकते हैं रेलवे में। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा होता है। तो सब जानते हैं हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यही जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम मैग्नीशियम का जो वो होता है एंटासिड, उसका उपयोग हम करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। अगला सवाल है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो क्रायोजेनिक जो है ये निम्न तापमान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक विटामिन की वीडियो अपलोड करी थी मैंने, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये सवाल मैंने बहुत समझाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी था मैंने आपको। तो रक्त स्कंदन में यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। राइट आंसर होगा विटामिन के। ये सवाल आया था RPF में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। ये भी RPF में आया था। तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है, सब जानते हैं एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मानव शरीर का ताप स्थापित थर्मोस्टेट स्थित होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको पढ़ा है, इसमें जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन आपको बहुत पहले पढ़ा दिए थे जो रेलवे में आ रहे हैं। तो अब वो हो सकता है जो नए सब्सक्राइब जोड़ उनको नहीं पता होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइब से जानते हैं। तो थर्मोस्टेट जो होता है वो हमारे उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस से पाया जाता है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित रखता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, घेंगा या गॉइटर निम्नलिखित में से किससे कमी से कारण होता है। ये तो मैक्सिमम सबको पता ही होगा, जो घेंगा बीमारी है वो आयोडीन की कमी से होता है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो होता है 0.1 से 1.5। और कार्बन क्यों मिला जाता है, जैसे उसमें जंग ना लगे, इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। जो आप घर में खाने पीने के बर्तन जो यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील ही होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पहले हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।